आपको ये साइकेट्रिक वाला टर्म याद रखना है कि एपीए है, पर एपीए का फुल फॉर्म साइकेट्रिक है। हिपोकॉन्ड्रियासिस, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ट्राइकोटिलोमैनिया, olfactory reference syndrome. Hello everyone, welcome back to Power Within Psychology. I am Itishri Lenka. I am your mentor here. I am a practicing clinical psychologist and I have cleared DGC NET JRF and GATE exam as well. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सीयूईटी पीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेस्ड है अबनॉर्मल साइकोलॉजी के पेपर के ऊपर। इस वीडियोस में हम लोगों ने पहले साइकोथेरेपी, डिसऑर्डर्स और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज का जो फोकस टॉपिक होगा वो है क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो हमारे मेजर 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम है, डीएसएम एंड आईसीडी, उन दोनों के बारे में कौन से क्वेश्चंस रिपीटेटिवली पूछे गए हैं इन पीजी एग्जाम्स, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। The first question is, in DSM-5, obsessive compulsive and related disorders do not include which of this? तो 4 ऑप्शन है: obsessive compulsive disorder, body dysmorphic disorder, hoarding disorder and panic disorder. इसमें से जो पहला disorder जो OCD क्राइटेरिया के अंदर आता ही है, that is OCD, obsessive compulsive disorder. इसको I will not explain because it is pretty obvious why. Then body dysmorphic disorder, इसका बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में जो सिम्टम्स होते हैं, इट इज वेरी मच सिमिलर टू ओसीडी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इंसान को थॉट आता है कि बहुत सा कुछ डिफॉर्मिटी है उसके बॉडी में या फिर अपीयरेंस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट इज हैविंग रिपीटेटिव थॉट्स दैट उसका नाक टेढ़ा है या फिर गाल में कुछ इशू है और कुछ बहुत बड़ा पिंपल है या फिर कुछ बहुत ज्यादा फेस पे कुछ गलत दिख रहा है। तो उस चीज को चेक करने के लिए वो बार बार मिरर के सामने जाके अपने फेस को ठीक करता रहता है कि कहीं से कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रही, ये चीजें ऐसी हैं या नहीं है। उसको बार बार कंपेंसेट करने के लिए वो बार बार मिरर चेकिंग करता है। तो इसको बोला जाता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर में इंसान चीजें लेट गो नहीं कर पाता। जैसे कोई भी अननेसेसरी चीजें हैं, जैसे चॉकलेट रैपर्स हो गया, पॉलिथीन हो गया, पेन के कैप्स हो गए, जो चीजें बेसिकली कुछ यूजफुल नहीं है, बट उन चीजों को इंसान फेंक नहीं पाता, उनको क्लटर करके अपने पास में रखता है। पूरा घर भर जाता है उन चीजों से, क्योंकि अगर फेंकने की कोशिश करे तो उसको कुछ थॉट्स आते हैं कि उसको नहीं फेंक सकते, कुछ गलत हो जाएगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको कंपल्शन है कि उन चीजों को समेट के ही रखना है। तो वो होर्डिंग डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एंड ओसीडी, इन तीनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इनमें और कुछ चीजें भी एडेड हैं इन क्राइटेरियाज में, जैसे ट्रिकोटिलोमैनिया एंड एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर। इन चारों ऑप्शंस में जो डिसऑर्डर ओसीडी के अंदर नहीं आता वो है पैनिक डिसऑर्डर, क्योंकि पैनिक डिसऑर्डर का जो कोर सिम्टम होता है वो है एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स। एंजाइटी, चीजों को लेके डर होना, और पैनिक अटैक्स का एक एंटिसिपेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी को फ्लाइट में एक बार पैनिक अटैक आया है। जैसे पैनिक अटैक में आपके फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, पैल्पिटेशन होना, हार्ट बीट तेज हो जाना, ब्रीदिंग इश्यूज होना, सफोकेशन होना, ये सब चीजें होती हैं। तो जब भी फ्लाइट में जाने की बारी आती है तो पैनिक अटैक होगा, इस चीज के एंटिसिपेशन से ही एक पैनिक अटैक हो जाता है। तो अगर रिपीटेटिवली पैनिक अटैक्स हो रहे हैं तो हम तभी डायग्नोस करते हैं एज पैनिक डिसऑर्डर। तो इन चारों में जो जिसके सिम्टम्स अलग हैं थोड़ी, वो है पैनिक डिसऑर्डर, क्योंकि उसका वो आता है क्राइटेरिया एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पैनिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डीएसएम वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? ये आपको फॉर श्योर याद रखना है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एमफिल एंट्रेंस हो, पीजी एंट्रेंस हो या फिर नेट वाला एंट्रेंस हो। यहाँ पे ये वाली क्वेश्चन तो होती ही होती है कि डीएसएम पहला डीएसएम कब पब्लिश हुआ था या फिर पहली आईसीडी कब पब्लिश हुई थी। तो डीएसएम जो पब्लिश हुआ था वो है 1952 में। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट में है, उनका सोल्यूशन से एक्सप्लेनेशन जो दिया होता है उसको भी याद रखना है, उसको भी समझना है, क्योंकि कभी कभी उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका सोल्यूशन अभी है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स वाज पब्लिश्ड इन 1952 बाय द अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। क्वेश्चन ये भी फॉर्म हो सकता है कि डीएसएम किस इंस्टीट्यूशन ने पब्लिश किया था।
तो वहाँ पे आपको अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन एंड अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये साइकेट्रिक वाला टर्म याद रखना है कि एपीए है, पर एपीए का फुल फॉर्म साइकेट्रिक है, साइकोलॉजिकल नहीं है। तो ये वाला आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर स्ट्रक्चरल चेंज इन DSM-5 compared to DSM-4 TR is the DSM-4 एंड DSM-4 TR में जो डिसऑर्डर्स क्लासिफिकेशन था उनको कुछ एक्सियल सिस्टम में डिवाइड किया हुआ था, 5 एक्सिस में डिवाइड किया हुआ था, जो कि DSM-5 में अभी सारा डिसऑर्डर्स एक ही एक्सिस में और एक ही लिस्ट में दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा रिमूवल ऑफ द मल्टी एक्सियल सिस्टम एंटायरली, जो DSM-5 में एक्सिस सिस्टम कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। ICD-11 classification is produced by which one of the following organizations? जैसे DSM किसने दिया था? APA ने दिया था। वैसे ICD का क्लासिफिकेशन सिस्टम जिस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था उसका नाम है WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये WHO एंड APA ये दोनों टर्म्स आपको याद रखने हैं। यूनिसेफ एंड IMF इन दोनों ने कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं दिया है, तो इन चीज़ों को आपको पहले एलिमिनेट कर लेना है। WHO और APA अगर ऑप्शन में है तो अगर ICD-11 पूछा है दैट इज WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और अगर DSM पूछा है दैट इज अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन और APA। Next question. Which of the following personality disorders is included in the ICD-11 classification? ICD-11 classification में जो एक major change है that is regarding personality disorders, क्योंकि पहले की जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कैटेगरिकली डिवाइड किया हुआ था, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, देन ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो नाम के हिसाब से, टाइप्स के हिसाब से डिवीजन था, जबकि अभी ICD-11 में डायमेंशनली डिवीजन किया हुआ है, सिवियरिटी के हिसाब से डिवीजन दिया है, माइल्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मॉडरेट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड सीवियर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और जो टाइप्स थे पहले, जो नाम था, उनको एज अ स्पेसिफायर यूज किया जाता है। तो जब भी आप ICD-11 यूज करके किसी इंसान को पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डायग्नोसिस दे रहे हैं, द डायग्नोसिस विल बी रिटन एज मॉडरेट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन टाइप फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है मॉडरेट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्योंकि ये सीवियरिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन है ICD-11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, in DSM-5 body dysmorphic disorder is placed in which criteria? ये हमने पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया है। द आंसर विल बी OCD and related disorder. Next, DSM-5 TR update of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders was published in which year? ये जो recent update है DSM-5 TR वो publish हुआ था 2022 में। और एक चीज आपको याद रखनी है, DSM-5 TR इज टेक्स्ट रिवीजन ऑफ DSM-5, तो इसमें कुछ मेजर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और मेजर कोर सिम्टम्स कुछ चेंज नहीं हुए हैं। द अपडेट इज रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, जो डिसऑर्डर को हमको डिस्क्राइब किया हुआ है DSM में, जो प्रीवैलेंस डाटा दिया गया है या फिर जो रेफरेंसेस दिए गए हैं और जो वर्डिंग से एक्सप्लेन किया हुआ है, उन चीजों को थोड़ा मॉडिफाई किया है इन DSM-5 TR। उसमें कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस नहीं है, ये एक टेक्स्ट रिवीजन है DSM-5 का। Then, according to DSM-5 criteria, all are the truth about ADHD except. पहला तो ADHD means attention deficit hyperactivity disorder. The first option is adult ADHD symptoms are similar to children. DSM-5 में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ था एडल्ट ADHD का, और उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि चाइल्डहुड सिम्टम्स कंटिन्यू एज वेल फॉर द एडल्ट पीरियड एज वेल। तो एडल्ट में भी चाइल्डहुड ADHD के सिम्टम्स कंटिन्यू करते हैं इन केसेस ऑफ एडल्ट ADHD। जो डायग्नोस्टिक ईयर दिया हुआ था, जिस ईयर के पहले सिम्टम प्रेजेंट होना चाहिए, वो DSM-4 में था 7 ईयर, अभी DSM-5 में उसको चेंज करके किया है 12 ईयर्स। देन नेक्स्ट ऑप्शन है सिम्टम शुड बी प्रेजेंट इन मोर देन वन सेटिंग। ये वाला ऑप्शन भी DSM-5 के अंदर आता है, क्योंकि अगर आप किसी को डायग्नोस कर रहे हो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा स्कूल में बहुत शांत है और घर पे बहुत ज़्यादा हाइपर है। इसका मतलब सिचुएशनली कुछ प्रॉब्लम है, घर पे कुछ इशू हो रहा है, इस वजह से वो शांत नहीं बैठ रहा है।
जो ADHD वाला बच्चा है या फिर जो बच्चा हाइपर एक्टिव जेन्युइनली है, वो हर जगह पे कंसिस्टेंटली हाइपर एक्टिविटी शो करता है। वो हर जगह पे एक जगह नहीं बैठ के इधर-उधर दौड़ना, कूदना, खेलना, वो सब चीज़ें कंसिस्टेंटली रहती है। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है। तो ये वाली ऑप्शन भी, फोर्थ ऑप्शन भी DSM-5 क्राइटेरिया के अंदर आता है। तो जो ऑप्शन नहीं आता वो है सेकंड ऑप्शन, फॉर डायग्नोसिस सिम्टम शुड बी प्रेजेंट बिफोर 7 ईयर्स, क्योंकि ये वाला क्राइटेरिया DSM-5 में चेंज करके 12 ईयर्स कर दिया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा विल बी सेकंड ऑप्शन। देन एक्सिस 3 इन DSM-4 एड्रेसेस विच कंडीशंस। DSM-4 में जो डिसऑर्डर्स थे उनको 5 एक्सिस में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला एक्सिस है वो है मेजर अबनॉर्मल डिसऑर्डर्स और साइकेट्रिक कंडीशन, जिसमें आपका स्किज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर्स, ये सब चीज़ें आती हैं। जो दूसरा एक्सिस है उसमें आता है आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कंडीशंस। तो ये चीज़ें आपकी दूसरे एक्सिस में आती है। जो तीसरे एक्सिस में आती है, जो यहाँ पे पूछा गया है, वो है फिजिकल और मेडिकल डिसऑर्डर्स और मेडिकल कंडीशंस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, जो आंसर सही है वो है ऑप्शन सी, फिजिकल डिसऑर्डर्स। Next question. Which of the following body focused repetitive disorders is included in obsessive compulsive and related disorder according to ICD-11? यहाँ पे आपको जिस टर्म में फोकस करना है वो है बॉडी फोकस्ड रिपीटेटिव डिसऑर्डर। इसका मतलब है बॉडी के तरफ कोई रिपीटेटिव एक्टिविटी बार बार हो रही है। यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस में है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ट्राइकोटिलोमैनिया, ऑल्फैक्टरी रेफरेंस सिंड्रोम, ये चारों चीजें समवेयर इज रिलेटेड टू बॉडी, समवेयर बॉडी रिलेटेड ही हैं। जैसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस में द पेशेंट हैज दैट बिलीफ कि उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, उसको डर लगा रहता है कि जो भी चीज है वो बहुत बड़ा, कुछ बहुत प्रॉपर एक बड़ा डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो बार बार डॉक्टर दिखाता रहता है, पर इसमें वो बॉडी के तरफ कोई एक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है। सेम फॉर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, यहाँ पे थॉट होता है या फिर बिलीफ होती है कि आपकी बॉडी का कोई एक पार्ट डिफॉर्म है, कुछ डिफॉर्मिटी है बॉडी में, जिसको वो बार बार चेक करता रहता है। सेम गोज फॉर ऑल्फैक्टरी रेफरेंस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है सिम्टम, इंसान को लगता है कि उसके अंदर से कुछ बहुत ही खराब स्मेल आ रही है, कुछ फाउल ओडर है उसका, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा डीओ वगैरह, परफ्यूम वगैरह यूज़ करता है, या फिर बार बार अपना स्मेल चेक करता है कि वो बहुत खराब स्मेल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रिपीटेटिवली चेकिंग बिहेवियर, डॉक्टर दिखाना, ये सब रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं इन तीनों डिसऑर्डर्स में। बट इन तीनों कंडीशंस में वो बॉडी के तरफ कोई एक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा जो कंपल्सिव है। बट इन ट्राइकोटिलोमैनिया आप लोग देखेंगे, जब पेशेंट्स के साथ डील करेंगे, जो पेशेंट आता है ट्राइकोटिलोमैनिया डायग्नोसिस वाला, वो उसका एक कंपल्सिव हेयर पुलिंग होता है जो कोर सिम्टम है। वो इंसान जब खाली बैठता है या फिर जब किसी चीज के लिए स्ट्रेस होता है, कंपल्सिवली अपना बाल खींचता है, वो कंपल्सिवली हेयर पुलिंग होती है। तो नॉर्मली जो पेशेंट्स आते हैं उनका एक चंक ऑफ हेयर मिसिंग होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में बाल्ड स्पॉट दिखता है पूरा, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा हेयर पुलिंग होता है उसमें, और ये चीज़ कंपल्सिवली होती है, और ये एक एक्ट है जो आप बॉडी के तरफ परफॉर्म कर रहे हैं, बॉडी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें जो बॉडी फोकस्ड रिपीटेटिव डिसऑर्डर है वो है ट्राइकोटिलोमैनिया। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन। इस तरह के और बहुत सारे टेस्ट आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाके अप्रोच कर सकते हैं। आप गूगल पे पावर विद इन साइकोलॉजी सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट पे आएगा, और आप यहाँ पे मोर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो फ्री क्विजेस में आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी रेडिली अवेलेबल। यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए गए हैं जो जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो तुरंत ही आपका वो टेस्ट ओपन हो जाएगा, आपको बस अपना नंबर देना है और आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से। तो ये था हमारा आज का क्लास। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो अगर इन सारे क्वेश्चंस में
कहीं पे किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी को मुझसे डायरेक्टली कुछ कांटेक्ट करना है तो आप लोग हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और हमारे कस्टमर टीम को रीच आउट कर सकते हैं, जिसका नंबर आई थिंक स्क्रीन पे नीचे अवेलेबल मिलेगा आपको। इसके अलावा सीयूईटी पीजी के प्रिपरेशंस के लिए हमारा ब्रह्मास्त्र बैच अभी स्टार्ट हो चुका है, जो रिवीजन बैच है। आप लोग पावर विद इन साइकोलॉजी के वेबसाइट पे विजिट करके वो बैच ज्वाइन कीजिए। वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन प्रोग्राम देता है, जो आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन सेट्स जैसे प्रगति टेस्ट सीरीज हमारी अभी रेडिली अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप लोग वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं और उसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गुड बाय एंड टेक केयर।